सबसे डिफिकल्ट टॉपिक अगले 15 मिनट में समझा, और उसको कहते हैं नेशनल इनकम। मोस्ट लोगों का ये दिक्कत है कि नेशनल इनकम के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, नेशनल इनकम के कुछ कंपोनेंट्स याद नहीं हो रहा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नेशनल इनकम आपको 15 मिनट्स में याद भी करा पाऊं और आपके कंसेप्ट भी क्लियर कर पाऊं। तो सबसे पहला चीज ये कहते हैं कि नेशनल इनकम है क्या, किसको कहते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जनरली दो चीजों का कंपोनेंट, एक होता है डोमेस्टिक इनकम, एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम। अगर इन दोनों का समेशन करें तो हमेशा हमको नेशनल इनकम मिलेगा। तो नेशनल इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम हमेशा क्या देता है? नेशनल इनकम देता है। मतलब क्या हुआ, अगर ध्यान से समझे तो डोमेस्टिक इनकम क्या है, किसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब हम समझेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम किसको कहते हैं, और नेशनल इनकम तो हमको पता है कि नेशनल इनकम किसका समेशन है? डोमेस्टिक इनकम प्लस रेस्ट ऑफ द। मतलब अगर हम ये दो कंपोनेंट अच्छे से समझ गए तो हमको नेशनल इनकम का मेजर कंपोनेंट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला चीज ये समझते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि जब रेसिडेंट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई पैसा कमाए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमाए तो उस इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि सीए बीएम पांडे पैसा कहां कमा रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमा रहा है। तो सीए बीएम पांडे या रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर भारत में पैसा कमा रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमा रहा है, तो उस इनकम को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। तो इसको अगर थोड़ा सा डिफाइन करते हुए बोले तो इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डोमेस्टिक टेरिटरी इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। लेकिन अब आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम। क्या है, किसको कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम? तो इसके हमेशा दो कंपोनेंट, इसको अगर ध्यान से समझे तो इसके हमेशा दो कंपोनेंट हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं फीफा, और एक होता है जिसको हम कहते हैं फीटा। फीफा का मतलब हुआ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा का मतलब हुआ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब अब फीफा को अगर हम डिफाइन करें तो उसको क्या कहेंगे? फीफा किसको कहेंगे? तो कहता है कि अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमाए, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई पैसा दुबई से कमा रहा हूँ, कुवैत से कमा रहा हूँ। दुबई और कुवैत भारत की टेरिटरी में आता है? नहीं आता। तो भारत की अगर टेरिटरी में नहीं आता तो वो इनकम क्या होगी? उस इनकम को हम हमेशा कहते हैं फीफा, और इसको हम फुल फॉर्म में किस नाम से जानते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब फीफा का मतलब ये हुआ कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमाता है तो उस इनकम को हम कहते हैं फीफा। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमाता है, और भारत में ये आमतौर की घटना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम मेजर पैसा किसको खरीदने में अपना सारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं? जनरली इंपोर्टेड प्रोडक्ट। तो हम जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो ये पैसा कौन कमा रहा है? वो पैसा कमा रहा है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे एप्पल, कोको कोला, ये सारी चीजें हमेशा क्या मानी जाते हैं? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो पैसा कहाँ कमा रहे हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो अगर नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई पैसा कमा रहा है तो उस इनकम को हम हमेशा कहते हैं फीटा, और उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम टू। तो मतलब अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम की हम बात करें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम का मतलब क्या हुआ? इज अ डिफरेंस बिटवीन फीफा एंड फीटा। इज अ डिफरेंस बिटवीन फीफा एंड फीटा। लेकिन फीफा का मतलब क्या हुआ? इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर फीफा का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भारतीय विदेश में जाके पैसा कमाता तो उस इनकम को हम कहते हैं फीफा, और कोई भी विदेशी अगर भारत में पैसा कमा रहा है तो उस इनकम को हम कहते हैं फीटा। तो इन दोनों का समेशन, जब डोमेस्टिक इनकम और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम दोनों जब जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? नेशनल इनकम। हमको क्या मिलता है? हमेशा एक नेशनल इनकम। मतलब तो सर एक चीज बताइए कि जनरली जो भारत में बात की जाती है वो जीडीपी पे बात की जाती है, वो कभी नेशनल इनकम की बात नहीं की जाती। हाँ, क्यों?
क्योंकि कारण भारत का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम हमेशा नेगेटिव, भारत का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम हमेशा नेगेटिव। लेकिन अगर भारत में अगर किसी चीज को ग्रोथ पैरामीटर बना रखे हैं तो वो डोमेस्टिक इनकम को पैरामीटर बना। लेकिन क्या फायदा, पैसा तो हम कमा रहे हैं, लेकिन ये पैसा जनरली हम किसको दे देते हैं, विदेश वालों को दे देते हैं। विदेश वाले उस गुड्स एंड सर्विसेज भारत में बेचकर वो पैसा उठाकर अपने देश ले जाते हैं। तो फाइनली अगर नेट कम की बात करें, नेट आउटकम की बात करें, तो डोमेस्टिक इनकम भारत में बड़ा है और नेशनल इनकम भारत में हमेशा छोटा है। इसलिए हम जनरली ग्रोथ पैरामीटर्स के लिए जीडीपी पे बात करते हैं, हम कभी भी नेशनल इनकम के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते। तो बात किस पे करना चाहिए, तो हमेशा की जो बात करनी चाहिए वो हमेशा नेशनल इनकम पे बात करनी चाहिए। तो बात आती है कि अब ये आता है कि डोमेस्टिक इनकम को हम इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम को हम इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में एनडीपी-एफसी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम को हमेशा एक टर्मिनोलॉजी में जानते हैं और इसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद रखिएगा, ये जनरली 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं कि एनएफआईए क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स बताइए। तो याद रखिएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम हमेशा किसका पार्ट होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड महाराष्ट्र। और दूसरी चीज अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम किसको कहते हैं, एनएनपी@एफसी को कहते हैं। मतलब अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में हम इसको कहते हैं एनडीपी-एफसी, नेशनल इनकम को हम इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में एनएनपी-एफसी कहते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम को हम एनएफआईए के टर्मिनोलॉजी से जानते हैं। मतलब अगर एनडीपी-एफसी में एनएफआईए जुड़ेगा तो हमेशा किसको कहेंगे, हमेशा क्या डिराइव होगा, वो हमेशा डिराइव होगा एनएनपी@एफसी। डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं, तो अभी मैंने बताया कि अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई पैसा कमाए, अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई पैसा कमाए तो उस इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम। तो अब हम ये पार्ट हम ऑलरेडी पीछे में समझ चुके हैं कि डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं। अब जो हम समझने जा रहे हैं वो 2 चीजों के बारे में समझेंगे कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी किसको कहते हैं और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 3 टर्मिनोलॉजी को हम ध्यान से समझेंगे। तो पहला आता है रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा आता है डोमेस्टिक टेरिटरी, तीसरा आता है नॉन रेसिडेंट। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझते हैं कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, किसको कहते हैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन होता है रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टेरिटरी किसको कहते हैं, क्या होता है डोमेस्टिक। तो सबसे पहला पार्ट ये समझता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी किसको कहते हैं। तो कहता है द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री, जैसे देश का जो बॉर्डर है, देश के अंदर आने वाले जितने समुद्र वो सब क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो सिंपल सा बात है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन को अगर हम डिफाइन करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो सिंपल सा पहला पॉइंट ये कहता है द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इतने नहीं, इस डेफिनेशन में 3 कंपोनेंट्स को ऐड किया और वो 3 कंपोनेंट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि अगर कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट है और जनरली ओन या ऑपरेटेड नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा और इसके बीच हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। तो कहता है कि अगर पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री है और वो डोमेस्टिक टेरिटरी, पहला पॉइंट ये कहता है कि जो पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री है उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन इसके साथ 3 बातें और इंक्लूड करना है। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट किसके द्वारा ओन होना चाहिए या ऑपरेट किया गया होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये कहता है रेसिडेंट के द्वारा
और ऑपरेट कहाँ होना चाहिए, तो कहता है सिर्फ भारत में मत उड़ा, उसके साथ दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करो। तो कहता है कि ये जो शिप और एयरक्राफ्ट है उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब सिंपल सी बात ये है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, किसको कहता है, तो कहता है इट मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। ठीक, पहला। और इसमें तीन डेफिनेशन में पहला डेफिनेशन ये कहता है कि कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट या ओन्ड है और दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट किया जाता है तो उसको हम रेसिडेंट ऑफ, उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरी चीज, जो दूसरा पार्ट क्या है, अब देखिए जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एतिहाद एयरलाइंस। एतिहाद एयरलाइंस किसके द्वारा है, कहां पे है, सऊदी की एंटिटी, और सऊदी की एंटिटी चला रही है, लेकिन ओन्ड कौन किया है, द रेसिडेंट ऑफ सऊदी, तो वो सऊदी की डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन एयरलाइन की, तो इंडियन एयरलाइन शिप एंड एयरक्राफ्ट है, ऑपरेट ओन्ड किसके द्वारा किया जा रहा है, रेसिडेंट ऑफ कंट्री के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, और ऑपरेट कहाँ किया जा रहा है, तो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट किया जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हमेशा डोमेस्टिक टेरिटरी। ये जो इंडियन एयरलाइन है वो हमेशा डोमेस्टिक टेरिटरी ही मानी है। दूसरा पार्टी आता है, उसको कहते हैं फिशिंग वेसल। अगर कोई भी फिशिंग वेसल, इसको मैंने थोड़ा सा करने की कोशिश की है, तो कहता है कोई भी फिशिंग वेसल, दूसरा ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, तीन बातें इसमें। तीन बातें क्या है, तो पहला पॉइंट ये कहता है कि कोई भी फिशिंग वेसल, कोई भी फिशिंग वेसल, कोई भी फिशिंग वेसल, ऑयल और नेचुरल गैस रिग या कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। अब ये कह रहा है कि ओन्ड ना ऑपरेट किया जा रहा है, कहाँ ऑपरेट किया जा रहा है, कौन कर रहा है ऑपरेट, तो कहता है रेसिडेंट ऑफ कंट्री ऑपरेट कर रहा है। कहाँ ऑपरेट कर रहा है, इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट कर रहा है। क्यों ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो वहां पे ऑपरेट कर सकता है। तो कहता है कि वो फिशिंग वेसल, वो नेचुरल गैस, वो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जिनको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन में, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, दूसरे पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो कहता है फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। अगर ये तीनों चीजें रेसिडेंट ऑफ कंट्री के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, और ऑपरेट कौन कर रहा है, कहां कर रहा है, इंटरनेशनल वाटर में कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है, तो उस फिशिंग वेसल को भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं। नेक्स्ट, अब बात ये आई कि एम्बेसी, पहला पॉइंट ये कहता है कि कोई भी एम्बेसी, कोई भी कंसुलेट्स, कोई भी एम्बेसी, कोई भी कंसुलेट, कोई भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ठीक, अगर वो भारत की है और विदेश में एस्टैब्लिश्ड है, ऐसा होता है कि पाकिस्तान की एम्बेसी भारत में है, रशिया की एम्बेसी भारत में है, इसी तरीके से भारत की भी एम्बेसी रशिया में है, पाकिस्तान में। तो जो एम्बेसी, भारत की एम्बेसी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या कॉन्सुलेट जो विदेश में है, वो भी हमेशा डोमेस्टिक टेरिटरी ही मानते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो कहता है किसी भी तरह का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, कॉन्सुलेट्स या एम्बेसी जो डोमेस्टिक टेरिटरी का अब्रॉड में है, उसको भी डोमेस्टिक टेरिटरी ही माना जाए। तो तीन बातें कहता है जो डोमेस्टिक टेरिटरी है। पहला पॉइंट ये कहता है कि फिशिंग वेसल, पहला पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो पहला पॉइंट ये कहता है शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ऑपरेटेड इन रेसिडेंट कंट्री, ऑपरेटेड इन 2 और मोर कंट्रीज। अगर ये है तो इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे। दूसरा पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा पॉइंट कहता है कि फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ऑपरेट कौन कर रहा है, रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ऑपरेट कहाँ हो रहा है, इंटरनेशनल वाटर में, और क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सक्लूसिव राइट है उसके पास ऑपरेट करने के लिए,
तो भी उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी। और तीसरा पार्ट ये कहता है कि किसी भी तरह का एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अगर कहाँ है, कंट्री में, जो कि लोकेटेड अब्रॉड है, तो भी हम उसको डोमेस्टिक टेरिटरी